बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, कौमी असम्बली ने माली साल 2025-26 के लिए 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया है, जबकि दूसरी जानिब शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, जबकि भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा है। वज़ीर दिफा के इजलास के मुश्तरका इलामिये में भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम हो गया और मुश्तरका इलामिये पर दस्तखत से इनकार भी कर दिया है। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, शंघाई ताउन तंजीम के हालिया वज़ीर दिफा इजलास में भारत की जानिब से इलामिये पर दस्तखत से इनकार किया गया, जबकि भारत का मौक़िफ़ SCO जैसे प्लेटफॉर्म पर मुस्तरद होना उसकी आलमी साख के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? नहीं, साख के लिए नुकसानदेह क्या होगा, ये तो जो भारतीय वज़ीर आज़म हैं इन्होंने तो मेरा ख्याल है बिल्कुल एक ऐसी जगह ले जाके भारत को खड़ा कर दिया है जहाँ मेरा नहीं ख्याल कि आज़ादी के बाद से भारत एक ऐसी जगह खड़ा हो कि बिल्कुल उसको इन्होंने, वो कहते हैं ना, खुडे लाइन लगा दिए। अच्छा खासा मुल्क, इतना बड़ा मुल्क, और उसमें आज मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे क्या भारतीय वज़ीर आज़म जो हैं उनका और टीम का इतने सालों के बाद क्या उनके ज़हन में। देखें, SCO के जो 10 ममालिक हैं, ज़रा शुरू करते हैं। 3 जवारी हैं बड़े जो जुआ हार गए, ठीक है, तो एक एक करके सबका हम तस्करा करते हैं। एक बड़े खेल में 3 जो जवारी हैं जो अपने आप को बिल्कुल जो है वो समझ रहे थे बादशाह कुछ अर्से पहले तक, कि जो भी कुछ होगा वो उनकी मर्ज़ी से होगा और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। वो तीनों बुरी तरह से अपना जुआ हारे। फिर सबसे पहले तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मैं भारत वाला करता हूँ हमेशा। भारत के लोग ज़ाहिर है कि वो देख भी रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं और वो पूछेंगे भी कि बड़ा मुल्क है, बड़े सेंसिबल लोग हैं, बड़े तहजीब है पूरी इस खित्ते की। और वहाँ पे एक ख्याली पुलाव पकाता हुआ शख्स जो है अपनी पार्टी को लेके, जिसको जो कि कभी अखंड भारत और ये और मतलब कहीं कोई कौन सा मतलब एक अजीब, और गांधी का कातिल हमारा हीरो है, और ये अजीब तमाशेबाजी और दलित और मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ। तो वो जो न्यूयॉर्क के भी 33 साल मेयर हैं उन पर भी वक्त हुआ, तो बात करेंगे, बड़ी तफसील से बात उस पर करना है। डेमोक्रेटिक पार्टी, और वहाँ पर जो है वो एक बहुत बड़ा धचका लगा है, इसलिए कि वो जो है उनका ताल्लुक भी गुजरात से, और वो जो है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अगर कदम रखा, ज़ोरान ममदानी जो हैं 33 साल, वो कहते हैं कदम भी रखा नरेंद्र मोदी ने, तो उसके साथ मैं वही करूँगा जो मैंने नेतन्याहू के साथ किया था, क्योंकि मेरे फैमिली मेरी मुसलमान है और गुजरात से, और मुझसे पूछते हैं कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार नामजद हो गए हैं मेयर के तौर पे न्यूयॉर्क के लिए। लेकिन ज़रा आए ये SCO की आपने बात की, देखें 10 ममालिक हैं SCO, और बड़ी मुश्किलों के साथ भारत इसमें गया था। पाकिस्तान तो ख्वाहिश रखता था पाकिस्तान की, तो बड़ी भारत भी था कि हम खित्ते में घुस जाएँ कहीं, क्योंकि सार्क तो तबाह कर दी पहले ही मोदी जी ने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो देखें जियो पॉलिटिक्स, हमेशा उसी जुमले को फिर करूँगा, जियो पॉलिटिक्स आपके खित्ते से शुरू होती है, आपके रीजन से शुरू होती है। तो पहले SCO के अंदर गए, और SCO में जाने के बाद जो है वो उसके 10 ममालिक हैं उसके, और बड़े तेज़ी से वो, मेरे ख्याल से इस पूरे खित्ते का बहुत बड़ा सबसे मजबूत ब्लॉक इस वक्त SCO है, और बल्कि फैल रहा है। एक तो ब्रिक्स है जी, वो तो एक ग्लोबल लेवल पे है, लेकिन एक जो रीजनल लेवल पे है वो भी फैलता जा रहा है, तो उसमें भी बहुत से मुल्क आना चाह रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि जो उसमें 10 ममालिक हैं, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, उसके एक मतलब एक तवील फहरिस्त है उसके मुल्कों की, और अगर हम उसमें देखें तो उसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं। उसमें जो है वो बेलारूस ऑब्जर्वर स्टेट है, अफ़गानिस्तान जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट है, बाकी वहाँ पे ये जो समिट हो रही है उसमें मेरे ख्याल से श्रीलंका को भी बुलाया हुआ था, मेरे ख्याल से नेपाल भी था,
उसमें जो है वो मंगोलिया, ईरान, बाकी लोग सारे हमने कल जिक्र किया था। अब वहाँ पर एक अलामिया ये सारे मुल्क तय करते हैं, सारे मुल्क 10 मेंबरान में से 9 और बाकी ऑब्जर्वर स्टेट्स और इदारे जो मेहमानान वहाँ पे मदऊ हैं, वो सारे के सारे एक अलामिया तैयार करते हैं और सारे उस पर मुत्तफिक हो जाते हैं कि जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हुई है वो भारत ने की है। ये जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या, और इसकी मजम्मत करते हैं, इस वाक़े की, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करते हैं। लेकिन जो दहशतगर्दी वो दहशतगर्दी है जी। जो मकबूजा कश्मीर में हुई है वो भी दहशतगर्दी है, उसका इल्जाम पाकिस्तान पे डालने से वो इनकार कर देते हैं। अच्छा, ये वो स्टांस है जो पाकिस्तान का भी है कि वहां पे दहशतगर्दी हुई है, लेकिन दो ही उसमें मामलात हो सकते हैं, या फॉल्स फ्लैग है या ये है कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आपका, या क्या है दहशतगर्द या कोई हुआ ही नहीं है वाकया, खुदा जाने क्या वो लोग वहाँ पे, हमें तो नहीं पता, वो 3 खाके नज़र आते रहे, तो क्या था क्या वो, तो या तो कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी नहीं उसकी हुई, कोई लोगों को भी नहीं जाने दिया गया, आज़ाद मीडिया भी वहाँ नहीं पहुँचा, कोई जुडिशल कमीशन, कोई मोदी जी खुद नहीं पहुँचे, बाकी तो छोड़ दें, बल्कि इल्ज़ाम लगा के मोदी जी को पहले जो पता था तो इसलिए दौरा कैंसिल कर दिया। अब मसला ये है कि मैंने इतनी भारत की तन्हाई आज तक नहीं देखी जितनी ये मोदी जी दुनिया में ले गए। और एससीओ का कोई एक मुल्क, यानी आप अफगानिस्तान के साथ कभी, अफगानिस्तान भी उसने भी बात नहीं की, उसके मामलात पाकिस्तान के साथ ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन हमारा एक ब्रादर मुल्क है उसने भी बात नहीं की। श्रीलंका ने भी बात नहीं की ऑब्जर्वर स्टेट्स में, नेपाल ने भी बात नहीं की, रशिया ने भी बात नहीं की इनके हक में जी। मुलाकात हुई है सिर्फ, किसी एक मुल्क ने उस अलामिये पर इनका साथ नहीं दिया। और उसके बाद खबरें वहां पे क्या बन रही हैं कि राजनाथ सिंह ने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, और हम खड़े हो गए और वहां से एससीओ से निकल गए, आउट, रीजन से टोटल आउट। बिम्स्टेक, वो लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, वो सारा गया, बांग्लादेश और म्यांमार और इस 7 स्टेट्स में तो खुद इनको दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो सारा इलाका गया। उसके बाद जो है खुद दिलचस्पी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 7 स्टेट्स में इनको दिलचस्पी नहीं है, ये उनको मजाक उड़ाते हैं वहाँ पे, जो है वो उनको चिंची करके नामों से पुकारते हैं वहाँ के लोगों को। उसके बाद जो है वो तो वो एक फोरम बना, उससे आउट हो गए। आसियान में तो कोई है नहीं, इनका ताल्लुक नहीं है। सार्क इन्होंने खुद ख़त्म कर दी, और अब ये एससीओ से आउट है। अब रह गया ब्रिक्स, तो ब्रिक्स में भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई दिलचस्पी है इनकी, और ब्रिक्स में वो क्या करेंगे जाके। अब देखें ना, वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, मुझे नहीं पता ब्राज़ील जा रहे हैं जाएँ, वहाँ शी जिनपिंग नहीं आ रहे, तो वहाँ पे क्या मतलब है कि ब्राज़ील के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुक आते हैं। जहन में रखें कि प्रीमियर शी जो हैं वो नहीं जा रहे, अगर वो नहीं जा रहे अभी तक जो खबरें हैं, तो उनके वज़ीर आज़म जा रहे हैं। बहुत मुलाकातें हुई हैं इस साल, आपको पता है ना, ये मॉस्को में भी लुला दा सिल्वा मौजूद थे, हमने जिक्र किया था। फिर वो वहाँ पर जो फोरम हो रहा था जो बीजिंग में, उसमें वो चले गए, फिर वापस आए, तो उनके बहुत बड़े क्लोज हैं वो जो ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं लुला दा सिल्वा। और G20 में जब शी जिनपिंग गए थे तो उसके बाद उन्होंने वहाँ का दौरा भी किया था, वो गए भी थे, तो बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। तो ब्रिक्स में मुझे नहीं पता कि मोदी जी ब्रिक्स में भी दिलचस्पी रखते हैं कि नहीं रखते, क्योंकि वहाँ पर साउथ अफ्रीका की बिल्कुल एक मुख्तलिफ पोजीशन है, ठीक है। ये ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं और ये बड़े आने वाले अरसे के अंदर इनकी बड़ी अहमियत होगी। तो मोदी जी जो हैं वो तो मुकम्मल तौर पे भारत को एक सफारती तन्हाई की तरफ ले गए, साथ ही अस्करी महाज पे उन्होंने बदतरीन शिकस्त से अपने मुल्क को दो चार किया। सफारती महाज पे इस कदर
तनाई का शिकार हो गए कि एक हसीना वाजिद, यानी देखें ना, हसीना वाजिद ही होंगी, बस मोदी जी होंगे और हसीना वाजिद होंगी, ये इस खत्ते का ये इनके जहन में ये था। और यहाँ अमरुल्ला साले बैठ जाएगा आके, ये जनरल फ़हीम होगा, इस तरह के कैरेक्टर्स। तो ये इनकी दूर की जो सोच होती है ना, ग्रैंड स्ट्रेटजी, वो ये थी। या फिर ये कि बाद में टीटीपी होगी जी, बीएलए होगी। मतलब ये अगर स्ट्रेटेजिक आपकी लॉन्ग टर्म कोई सोच रहे हैं वहाँ पे बैठे, और मैं आपको बताऊँ बड़े ज़हीन लोग हैं, या तो इनको फॉरेन ऑफिस को इनके और बाकी लोगों को बिल्कुल साइड पे फेंक दिया उठा के, मुझे नहीं पता कि क्या, या बिल्कुल पॉलिटिसाइज हो गए इनके अदारे कि उसमें आरएसएस की सोच के बगैर कोई शख्स दाखिल ही नहीं हो सकता, और जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो प्रोसेस ही ख़त्म हो गई है कि सवाल उठाएं, आप बात पूछें, डिस्कस करें कि भाई बस मोदी जी आप करते रहें और अल्लाह खैर। तो ये धचका बहुत बड़ा है सफारती मार्च पे। दूसरा जो धचका है वो ये है कि टैरिफ्स के ऊपर डेडलॉक आ गई है, यानी अमेरिका के साथ, ओ भाई आप चाइना के साथ नहीं है तो किसी कहीं तो होंगे ना, टीटीपी किसी के साथ है ही नहीं ना, टीटीपी के साथ भी नहीं है, मुझे टीटीपी की भी जूते पड़े वो भी खत्म हो गई है, तो अब किसी कोई है ही नहीं, मतलब कोई एक तो खड़ा होना साथ। तो अमेरिका जो है उसके साथ भी जो ट्रेड के मामला थे, टैरिफ के मामला, वो कचरे में चले गए हैं। यानी यूरोप, पाकिस्तान, इवन चाइना, सारे चाइना को तो वो कह रहे हैं कि ईरान से ऑयल लेना, ईरान चाइना को दे, और चाइना की, ईरान की जो तरक्की है प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं वो तबाही हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है, तो ज़ाहिर है चाइना को तेल देगा, ईरान तो नुकसान पूरा होगा ना। तो हर मुल्क के साथ मामला तय हो गए। दुनिया के एक मुल्क जो जिसके साथ वो कह रहे हैं टेरिफ अब्यूजर, वो इंडिया को फंसा दी है। किसने? नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने, और उनकी टीम मौजूद है अमेरिका में इस वक्त। अब इसके बारे में रॉयटर्स खबर ब्रेक कर रहा है। 27 इंडिया यूएस ट्रेड टॉक फेस रोड ब्लॉक्स अहेड ऑफ टैरिफ डेडलाइन। 9 जुलाई, तो अभी कितने दिन रह गए हैं, कुछ नहीं हो रहा। इकोनॉमिस्ट, द इकोनॉमिस्ट 28 इंडिया गेट्स नो फेवर फ्रॉम ट्रंप। ठीक है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस 29 इंडिया यूएस ट्रेड टॉक हिट अ रोड ब्लॉक, टाइम फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ट्रंप टू इंटरवीन। तो भारत के अवाम फैसला करें कि उन्होंने क्या करना है इस टोले का। और मैंने कम से कम असल में जब आपकी एक पॉलिसी ही इस बेस पे खड़ी हो कि आपने टेररिज्म फैलाना है, अपने मुल्क को भी, अपने मुल्क के अंदर लोगों को भी टेरराइज करना है, मुसलमान हो, जो आपके ओपोनेंट हिंदू हैं उनको, सिखों को, बाकी जो मुख्तलिफ ज़ात पात के जो भी इश्यूज़ हैं हिंदू मत में, उनको आपने मारना है, फांसियाँ लगानी है। यानी एक मुल्क में ये जो लिंचिंग है ये एक आम सी बात होती है। लिंचिंग यानी फांसी, दरख्तों से फांसियाँ लग रही हैं, औरतों को, आदमियों को मार रहे हैं लोग। अच्छा जी, तो फिर और उसके बाद फिर बाहर आप दुनिया में आप एक टेरर एक्सपोर्टर बन जाए, और आपको टेरर एक्सपोर्टर जो है वो बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसीज, ठीक है, वो आपको कहेंगे ये आप जो है ये अमेरिकन सॉइल पे और कनाडा की सॉइल पे और पाकिस्तान में और यूरोप में और इधर उधर पकड़े जाएं। ये मोदी जी और मुझे नहीं पता ये जयशंकर को क्या हुआ है। मैं तो उनका बड़ा समझता था कि बड़े ज़बरदस्त डिप्लोमेट हैं, लेकिन ये है कि बहरहाल पाकिस्तान के लिए तो फिर ज़बरदस्त डिप्लोमेट ही हुआ है ना। अगर ऐसी पॉलिसी बनाई है उन्होंने तो शायद मैं इसीलिए तारीफ़ करता था उनकी, इसको यूं भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो बहरहाल अब इनसे पूछे कोई कि आपने क्या किया है, ओ भाई इंडिया के साथ, सॉरी अमेरिका से आपका फड्डा हो रहा है,
उधर एससीओ से आप निकल गए हैं, उधर ये राफेल तैयारी अभी तक समझ ही नहीं आ रहा वो क्या हुआ है, वो जनाब मुबारकबादें पाकिस्तान को मिल रही हैं। वो ट्रम्प जब आते हैं वो कहते हैं ये जंग मैंने रुकवाई थी, इनकी कुट पड़ी थी, वो जनाब अजीब मुसीबत एक पड़ी हुई है, वो तो एससीओ से निकाल दी है उन्होंने, उधर से ब्रिक्स में जा रहे हैं, उधर अमेरिका ने उधर पकड़ लिया है। तो ये जो है ना, ये बस अब मेरा ख्याल है ये पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, रहेंगे तो नुकसान पहुंचेगा, इलेक्ट हुए हैं, मैं बिल्कुल समझने से कासिर हूँ कि इनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या करना है इन्होंने आगे। मतलब है कि बस ये नारे वारे लगाते रहेंगे, इधर उधर जलसे वलसे करते रहेंगे, या कुछ अकल इनके अंदर लोगों में इनके आएगी, आरएसएस के लोगों में। मतलब भारत के लोगों का तो मैं बिल्कुल हमेशा अलग करता हूँ। ये लोग एक टोला बैठ गया आके, और ये जो है ये खुद भी जलील हो रहा है और अपने मुल्क को भी जलील करवा रहा है। तो ये भारत के लोग इनसे निपटें। दूसरा जो आदमी है, 3 लोगों ने जुआ हारा है ना, तो एक तो ये तो मोदी अब मतलब बस अब कैसे रहना है। अब चाइना भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, इसराइल के साथ खड़े हो गए जाके, कभी किसी के साथ खड़े हो गए जाके, मतलब कभी ट्रम्प को गालियाँ, कभी चाइना को गालियाँ, कभी सिखों को गालियाँ, कभी मुसलमानों को गालियाँ, कभी पाकिस्तान को, कभी सब सारी दुनिया को गालियाँ, कभी अपने भारत के अंदर ही गालियाँ। तो मतलब गालियों से अगर सियासत हो रही होती तो मेरे ख्याल से हर गली मोहल्ले के अंदर जो है ना वो एक आलमी सतह का सियासतदान होता दुनिया में, अगर ये खाली गालियों से काम चल रहा होता। तो ये कुछ ऐसे ही हैं मोदी जी जो हैं, ये मोहल्ले की बुआ नहीं होती, उस तरह का कैरेक्टर। दूसरा शख्स जो जुआ हार गया है अंडर द बस, वो है ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की तारीख में उस शख्स के तौर पे याद रखा जाएगा जिसने गलत जुआ खेला, हार गया, और आखिर में उसको धुतकार दिया गया, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुआ रशिया के अगेंस्ट, और मिसकैलकुलेशन हो गई और आखिर में उसको धुतकार दिया गया। जो एलामिया जारी हुआ है उसके बाद नेटो के एलामिया में बड़ी मुश्किल से वक्त मिला, मुलाकात हुई ट्रंप से, इनकी मुसाफिया हुआ, जो डांट पड़ी थी वाइट हाउस में। उसके बाद इन्होंने अपने कपड़े वगैरह भी चेंज किए थे, वहाँ पे सूट वूट पहन के पहुँचे हुए थे, ब्लैक, पहले तो वो दूसरा ड्रेस पहन के पहुँचे थे ना, वाइट हाउस में डांट पड़ गई थी। तो अब ये अपने वार्डरोब ज़रा बेहतर करके गए थे कि अब उस पर डांट ना पड़े। लेकिन ये है कि उसमें इनको बिल्कुल ये साइड लाइन पे चले गए और इनका वहाँ पर कोई जिक्र, बिल्कुल आउट हो गए। और जिस तरह से भारतीय मीडिया गालियाँ दे रहा है ना अब ट्रम्प साहब को, तो यूक्रेन का मीडिया भी गालियाँ दे रहा है। ये एट्थ जो है उनका कीव इंडिपेंडेंट, वो कह रहे ट्रम्प गेट्स किंग्स ट्रीटमेंट एज नेटो समिट वाइल यूक्रेन सिट्स ऑन द साइड लाइन। हमें साइड लाइन पे फेंक के और जो है ये खुद जो है ये आगे पहुंच गए। तो ये जो है ना ये ज़ेलेंस्की टोटल आउट हो गया। और वहाँ पे नेटो जो है, अब सवाल ये है कि ये मुल्क तो बड़े ज़बरदस्त हैं, यूरोप कमाल मुल्क है, अलग अलग इनकी हिस्ट्रीज हैं, अलग इनका कल्चर है। नेटो एक इत्तेहाद था, जैसे तारीख उठा के देखें तो बहुत से इत्तेहाद बनते हैं ना, आपको एक्सिस, कहीं अलाइज हैं, कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कोई है उसके साथ है, ये इधर हैं इधर हैं इधर हैं, कोई किसी, तो इस तरह से एक कोल्ड वॉर का इत्तेहाद था जिसका नाम था नेटो। और जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो वो ख़त्म हो गया था, उसके बाद उसको रखा गया एक शैतानी सोच के साथ कि हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, और इसलिए बढ़ाते जाएंगे कि रशिया जो है वो तो ख़त्म हो चुका है, तो रशिया वो उठ गया दोबारा। और प्रेसिडेंट पुतिन उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपने सामने अपने मुल्क को टूटते हुए भी देखा जब वो ईस्ट जर्मनी में थे एज अ KGB ऑफिसर, और फिर दोबारा तामीर भी किया। और ये वो लीडरशिप है जो 1-2 जनरेशन्स में किस तरह मुल्कों को तब्दील करती है, और किस तरह से प्रेसिडेंट पुतिन इस वक्त एक फातेह बन के उभरे हैं बमुकाबला मुकम्मल नेटो। ये भी एक तारीख का बहुत बड़ा हिस्सा है। और बीच में इज्जत में आ गए और मारे गए, ये ज़ेलेंस्की फारिग हो गए, ठीक है। तो अब इनका मतलब ये नेटो के
ममालिक जो हैं उनके अपने इश्यूज़ हैं। 5% उन्होंने बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन फिर वही बात है कि नेटो के साथ अगर रशिया से सुलह हो गई है तो फिर ये नेटो का खर्चा किस पे होगा? देखिए ना, अगर सुलह हो गई है, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की सुलह हो गई और अगली मीटिंग शायद कोशिश कर रहे हैं, अब बड़े एक्टिव हैं, इनकी बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट उर्दोगन की बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई है। उसमें F-35 का मसला भी हल हो रहा है, इनका F-35 का मसला भी हल हो रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इस पावरफुल नेटो का कोई मुल्क उभरा है, वो मुल्क है जिसको EU में जाने की इजाज़त नहीं देते थे मुसलमान होने की वजह से, और वो है टर्की। टर्की की अपनी जो आप समझे ना कि उनका जो एक तो हिस्ट्री है पूरी, फिर ये है टर्की का कि उनका जो मिलिट्री का सारा, कोई यूरोप के अंदर इतनी जदीद किसी का मिलिट्री कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना इस वक्त टर्की का है, जदीद लेटेस्ट, और पाक हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो उनकी बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग रही प्रेसिडेंट उर्दोगन की। F-35 का मसला उनका हल हो रहा है। फिर साथ ये कि शायद उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रंप और पुतिन की अगली मीटिंग है हो सकता है टर्की में हो जाए। वो टर्की शायद सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो मुल्क है जो दरमियान में, और मुझे लगता है ये यूक्रेन के मुज़ाकरात वो आगे दनाइपर तक आ रहे हैं, और आगे आके मेरे ख्याल से वो, क्योंकि और स्टारलिंक बंद करना शुरू कर दिया उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में रशिया ने, और फ़ौजें हथियार डाल रही हैं, और ज़ेलेंस्की ना नेटो का हिस्सा बनेंगे, ना उनको मदद मिलेगी, ना उनके लिए कोई ऐलान हुआ है मज़ीद, ना वो मतलब है कि बस वो टोटल उनका एक जगह पर नाम आया जो कल अलामी हमने बताया था, और वो अंडर द बस जाके अब उनका जिक्र हम कम करेंगे। कोई ख़ास खबर हुई तो उनके बारे में बता देंगे, अदरवाइज़ ये कि थ्रोन अंडर द बस। दूसरे आहिस्ता आहिस्ता रेंगते ये भारतीय वज़ीर आज़म भी जा रहे हैं उसी रास्ते पर, और ये फारिग हो गए हैं आलमी बरादरी में। अब ये क्या करते हैं आगे से, क्योंकि भारत बड़ा मुल्क है, और उस मुल्क में इस तरह का टोला अगर बैठा हो हुकूमत में तो वो फिर ख़तरनाक बन जाता है, लेकिन वो बैठे हैं। तीसरा जो बंदा बस के नीचे दाखिल हो चुका है वो जाएगा किस वक्त, क्योंकि एक प्रोसेस है ना, हम एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं तारीख़ में जहाँ एक ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है मुकम्मल 1945 के बाद वाला, और अगला ऑर्डर किस तरह इमर्ज होगा ये भी वाज़ेह नहीं है। तो वो चूँकि हम हर रोज़ डिस्कस कर रहे हैं तो इवेंट्स तेज़ हो रहे हैं, तेज़ तर हो रहे हैं, लेकिन जा उसी तरफ रहे हैं जिस तरफ हम पिछले काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान का अरेंजमेंट है ये भी धड़न तख्ता हो जाएगा, ये भी कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। ये जो अभी इस वक्त पॉलिटिकल अरेंजमेंट, ये भी इसके अंदर भी जो है ना बड़ी दरारें हैं इसके अंदर। तो ये कब तक चलता है, कैसे होता है? तो मैं आपसे सिर्फ बात कह रहा हूँ कि क्योंकि जो हम उस फेज से गुजर रहे हैं जहाँ वो 1945 के बाद वाला जो एक सेटअप था वो ख़त्म हो गया। अच्छा, अब देखना यह है कि प्रोजेक्ट्स भी ख़त्म हो गए हैं या सिर्फ जो है वो सिस्टम ख़त्म हुआ है, प्रोजेक्ट अपनी जगह रह गए हैं। मिसाल के तौर पे CIE का प्रोजेक्ट था दलाई लामा, तो आपका ख्याल से इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप दलाई लामा को बिठाएंगे जाके धर्मशाला में? मतलब कुछ प्रोजेक्ट ख़त्म हो गए ना, वो उनका कोई अब जिक्र ही नहीं है कि दलाई लामा कहाँ होंगे, तो चाइना के साथ क्या मसला रहेगा भारत में। जो ट्रंप ही मतलब वो ख़त्म हो गया ना, ट्रंप ही छोड़ चुके, तो फिर उधर से क्या, कौन सा दलाई लामा अगला? तो ये CIE प्रोजेक्ट थे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट जो है ना वो देखना ये है कि उसका क्या बनेगा, और वो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट इसराइल। और ये प्रोजेक्ट इसराइल जो है वक्त है, तो मैं इस पर थोड़ा सा इस पर बात करके और फिर मैं ज़रा आगे निकलता हूँ। और उसमें कल मैंने बात की थी, तो उसको कभी भी हम तारीख रिपीट नहीं होती तारीख, लेकिन हमें बताती ज़रूर है कि सिचुएशन क्या है, और आगे मतलब उसको थोड़ा सा हिस्ट्री को पे नज़र डाल लें तो फिर आगे चीज़ें समझना आसान होती हैं। मैं बार बार जो बात कह रहा हूँ कि जो गज़ा का मामला है ये सबसे इस वक्त आगे आ चुका है दुनिया के सामने, कत्लेआम, मकतल, और उसको हल करवाने के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी है। लेकिन सबसे आगे इसमें अरब ममालिक जाएंगे और गालिबन सऊदी अरेबिया आगे होगा इसमें। अच्छा, मैंने आपसे कहा ना ये प्रोजेक्ट है या पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म होगा, या ये है कि किसी शक्ल में इसराइल रह जाएगा। क्योंकि वो स्टीव विटकॉफ, आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत लंबा उन्होंने आज एक सोशल ट्रूथ पे डाला है। वो ट्वीट नहीं करते सोशल ट्रूथ, क्योंकि उनका अपना प्लेटफॉर्म है, तो इसकी मालिक हैं, तो इसी को पहले सोशल ट्रूथ पे डालते हैं मैसेज, फिर इसी को उठा के वो एक्स पे डाल देते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट। तो सोशल ट्रूथ में उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये उनको अचानक पता चली। अब इतना लंबा उन्होंने एक पूरी एक प्रेम पत्र लिखा हुआ है उन्होंने, ये ब्रेकिंग न्यूज़। आई वॉज शॉक्ड, मुझे धचका लगा सुन के कि स्टेट ऑफ इसराइल जो है had just had one of its greatest moments in history and is strongly led by Bibi Netanyahu is continuing its ridiculous witch hunt। उसके पीछे जो है जो ग्रेट वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू है, उसके ऊपर जो है वो मुकदमा चल रहा है करप्शन का। अच्छा, वॉर में हम दोनों जो हैं वी वेंट थ्रू हेल टुगेदर, हम तो बड़े बड़े खतरनाक दिनों से गुजरे हैं, फाइटिंग अ वेरी टफ एंड ब्रिलियंट लॉन्ग टाइम एनिमी ऑफ इसराइल ईरान, एंड बीबी could not have been better, sharper, stronger in his love for this incredible holy land। पूरा आखिर में से करते 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 कि ये बग्स बनी डॉल और कंसर्निंग सिगार्स और ये पढ़ें आप ज़रा, ये करप्शन की हुई है ना इन्होंने, तो वो सो जिक्र किया हुआ है। ये करप्शन क्या की हुई है कि वो जनाब तोहफे तहफ़ वो लिए हुए हैं, तोशा खाना चल रहा है ना उधर भी, तो ये जो है ये चीज़ें चुराएं, ब्राइब ली हुई है, ये लिया हुआ है, वो फलाना ये वो सारा, और इसको मैं जो हूँ। अच्छा, फिर डिमांड क्या कर रहे हैं, बीबी नेतन्याहू's ट्रायल शुड बी कैंसल इमीडिएटली, मुकदमा खत्म किए जाए या उनको माफी दी जाए, गिवन टू ग्रेट हीरो हु हैज डन सो मच फॉर द स्टेट। अपने मुल्क के लिए जिसने इतना कुछ किया नेतन्याहू ने, उसकी सजाएं माफ़ की जाएं और उसको जो है वो आज़ाद किया जाए, और ताकि जो है वो एक, अच्छा ये भाई ये कौन है, प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनका अदालती सिस्टम है, वो करप्शन के अंदर वो जजों के सामने खड़े हैं, वो नेतन्याहू खड़ा है, जजों के सामने खड़ा है ना, करप्शन के इल्ज़ाम हैं, और वो जो ये करप्शन के इल्ज़ाम हैं, और उसमें अब तो कत्लेआम के भी होंगे ना, अब अगर ये हुकूमत से हटेगा तो कत्लेआम के भी चलेंगे। तो ये जो तारीफ हो रही है उसकी, ये उसको जिस तरह वो किसी जानवर को कुर्बानी के लिए जाने से पहले उसको खिला पिला के, चारा उसको होता है ना, पानी वानी पिला के, फिर उसको कहते हैं कि उसको जानवर को ले जाते हैं कुर्बान गाह की तरफ, ये उसकी तारीफें करता है ट्रंप ने उसको चूंकि फेंकना उठा के, तो इसलिए ये कि इसकी सज़ा माफ़ कर दो। अच्छा, उनको पता है सज़ा, वो सज़ा तो माफ़ करनी, सदर 1 मिनट में माफ़ कर सकता है सज़ा, इसराइल का सदर जो है वो माफ़ कर सकता है, वो उनके इख्तियार में नहीं, उनकी सज़ा रोका जाए, उसको मुकदमे शुरू हो गए ट्रंप के। अच्छा, फिर वो ईरान का मसला किधर गया, न्यूक्लियर का, आप ज़रा वक्फा लें। मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ ना कि ये सऊदी अरेबिया, आज यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद, वो आज अमीर कतर से उनकी मुलाकात हुई है। ये मामला अचानक सामने आने वाला है। ये जो बात की ना स्टीव विटकॉफ ने कि कई मुल्क इसराइल को अभी इब्राहिम अकॉर्ड के तहत मानने वाले हैं, उसको वो असल में ये नहीं है, वो ये कि 2 रियासती हल चुके होने वाला है, तो 2 रियासती हल पे उसने स्टीव विटकॉफ ने एक कहानी डाली है। 2 रियासती हल ये है कि आप जो है वो मतलब इसराइल, ये 2 रियासती 2 स्टेट सोल्यूशन है ना, उसमें फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान करें जिसका दारुल-उलूम यरूशलेम हो। तो इससे तो बेहतर है कि ये नेतन्याहू जो है वो साइनाइड खा ले, नीला तोता खा ले, कि इसके दूसरी जो है वो 2 स्टेट सोल्यूशन का ऐलान हो जाए, जो कि ट्रम्प ने करना है। तो ये जो है ये दूसरा जवारी है या मुर्गा है जिसको जो है ना वो जो हत्या लग गई है नेतन्याहू, ज़ेलेंस्की, मोदी, नेतन्याहू, 3 मर्द 3 कहानियां। वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ब्रेक से कबल आप गुफ्तगू कर रहे थे गजा में जंगबंदी और 2 रियासती हल के हवाले से क्या अहम पेशरफ्त होने जा रही है? जी बिल्कुल अहम पेशरफ्त होने जा रही है, और इसमें अरब ममालिक का बड़ा कलीदी किरदार होगा, और मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया इसमें बहुत अहम रोल प्ले करेगा बाकी दीगर जो अरब ममालिक हैं उनके साथ। सही। मैं आपको सिर्फ एक बात इसमें तारीख के हवाले, हिस्ट्री के हवाले से, कल हमने बात ये की थी कि जो पिछले 1446 बरस गुजरे हैं हिजरत के बाद से, तो उसमें जो मशरिक़ वस्ता के अरब इलाके हैं जितने भी,
उन अरब इलाकों पे बहुत कम अरसा अरबों ने हुकूमत की और ज़्यादा अरसा जो है वो तुर्कों की हुकूमत थी, चाहे वो ममलूक हों, चाहे वो सल्जूक हों, चाहे वो उस्मानी हों। और शुरू में कल हमने बात की थी कि खुलफाए राशिदीन, चारों खुलफा, उसके बाद बनु उमय्या और फिर बनु अब्बास के बाद अरब जो हैं वो अरब जितने इलाके थे वो उस्मानिया और उससे पहले ममलूक और उससे पहले सल्जूक और ममलूक, उनसे पहले ये तुर्क सारे आ गए। ये जहन में रखेंगे जब हम बात करते हैं ना अरब फतूहात की, तो अरब फतूहात हो रही हैं उन इलाकों में जहाँ पर अरब हैं लेकिन मुसलमान नहीं हैं। तो मतलब अरब फतूहात को और इस्लामी फतूहात को हमें अलग रह के ज़रा समझना चाहिए। बहुत से इलाके कहते हैं ना कि वहाँ पे जो है वो उस इलाके में जो है ना वो अरब फतूहात हो गई। तो अरब फतूहात वो अरब ही है असल में, जहाँ पे फतूहात हो रही हैं तो वहाँ पर अरब ही हैं। अब जैसे गज़वा बदर है तो उधर भी तो अरब ही है ना। तो अरब फतूहात में ये हो रहा है कि वो जो अरब फतूहात को हम इस तरह से ना लें कि इस्लाम, यानी जहाँ इस्लाम जा रहा है, ठीक है ना, तो जिन इलाकों में इस्लाम जा रहा है तो वहाँ पर भी फतूहात के नतीजे में अगर वहाँ इस्लाम फैल रहा है और बज़ोर शमशीर नहीं फैल रहा, यानी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मुसलमानों ने फतह कर लिया लेकिन जो अरब थे वहाँ पे वो जो थे वो क्रिश्चियंस थे, ठीक है, अरब जो है वो यहूदी थे और अरब जो है वो मुसलमान भी हो गए, ठीक है। तो ये दो सेपरेट चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारा इलाका ऐसा था ना जो रोमन सल्तनत थी, कहीं बाज़ंतीनी सल्तनत थी, तो इस दौरान इस्लाम फैल रहा है ना। अच्छा, अब ये जो मैं बात जो नुकता उठाया है मैंने, उस पर मैं वापस आता हूँ कि मैं ये बात जो कह रहा था, कल मैंने बात की थी कि तो ज़्यादा अरसा जो है वो यहाँ पे तुर्क रहे, तावक्त ये कि सल्तनत उस्मानिया का ख़त्मा हो गया 100 साल पहले तकरीबन, और 22 अरब ममालिक मौजूद हैं, लेकिन कलीदी किरदार जो है वो सऊदी अरेबिया का। क्यों? उसकी वजह एक तो सऊदी अरेबिया वैसे ही सऊदी अरेबिया है लेकिन यह है कि उसमें उसका एक और भी सारा सिलसिला है। जब यहाँ पे उस्मानी सल्तनत बड़ी स्ट्रॉन्ग थी तो उस वक्त ये हुआ कि उस उस्मानी सल्तनत के दरमियान जो है वो बग़ैर किसी बाहर की ताकत के, यानी किसी कॉलोनियल पावर के की मदद के बग़ैर, जो दरैया का इलाका है, दरैया है रियाद के, जो दारुल हुकूमत रियाद है उसके पास एक दरैया के खंडरात हैं, पुराने इलाका है वहाँ पे। तो दरैया से, और ये नजद है, ये नजद का इलाका है जहाँ पे जो कैपिटल रियाद है ये नजद का इलाका है। दूसरा जो सऊदी अरेबिया का इलाका है वो हिजाज है। हिजाज वो इलाका है जहाँ मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना शरीफ, जद्दा, ताइफ, ये सारे जो हैं ये हिजाज में है, लेकिन जो रियाद है वो रियाद और दरैया ये इलाके जो हैं ये नजद के इलाके हैं। तो 1727 में यहाँ पे जो सऊद फैमिली थी, यानी सऊद कबीला कह लें आप, उसने उस्मानी, सारे उस्मानी दौर है ये, उस्मानी सल्तनत है, उसमें उन्होंने जो है वो अपनी आज़ादी का ऐलान किया और पहली सऊदी सल्तनत की बुनियाद रखी। और उसमें जो है वो मोहम्मद बिन सऊद जो हैं उन्होंने पहली सऊदी सल्तनत की बुनियाद रखी। और ये जो सऊदी सल्तनत है ये 1818 तक चली, काफ़ी लंबी चली, यानी 1727 से 1818 कोई ये कोई 90 साल, ठीक है, 80-90 साल तक ये सल्तनत चली। और उस वक्त वहाँ पे जब ये पहली सऊदी सल्तनत, अब सल्तनत उस्मानी है लेकिन दरमियान में एक सऊदी सल्तनत बुनियाद, और उस वक्त उनकी जो सपोर्ट है उनको मज़हब के हवाले से, वो इमाम इब्न तैमिया के बड़े फॉलोअर और बड़े आलिम दीन इमाम अब्दुल वहाब की तरफ से उनको सपोर्ट मिली। तो वहाँ से जो है वो इमाम अब्दुल वहाब और साथ ये
जो मोहम्मद बिन सऊद हैं, इन्होंने पहली सऊदी सल्तनत की बुनियाद उस्मानी सल्तनत के दरमियान सऊदी सल्तनत का ऐलान कर दिया। और सऊदी सल्तनत चली पहली सल्तनत, और वो 80-90 साल चली। ता वक्त ये है कि ये जब नजद से निकल के फिर ये हिजाज में आ गए, और 1803, 1804, 1805 में इन्होंने मक्का और मदीना शहर जो हैं और ताइफ, यहाँ तक ये आ गए। सही। यहाँ तक आ गए तो उसके बाद फिर उस्मानी जो खुलफा थे उनको परेशानी हुई कि ये तो बहुत ज़्यादा अंदर हमारी शोरिश हो रही है क्या। और वो उस वक्त ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ जिसको शोरे साजिश जो भी उस होता है कि, तो उन्होंने एक गवर्नर भेजा हुआ था अपना बंदा, और वो भेजा हुआ था उन्होंने मिस्र, यानी उस्मानिया सल्तनत ने ही एक गवर्नर को भेजा हुआ था मिस्र। उसका नाम था मोहम्मद अली पाशा। अभी मोहम्मद अली पाशा को जदीद मिस्र का बानी भी कहते हैं, लेकिन ये वहाँ मिस्र पहुँचा, ये नेपोलियन के जाने के बाद वो वहाँ पे एक खाना जंगी वो हालात तो काफ़ी पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी वक्त नहीं, मैं तेज़ी से गुजरता हूँ इस बात से, जो नुक्ता है उसको बयान करके। तो मोहम्मद अली पाशा, अच्छा मोहम्मद अली पाशा को उन्होंने भेज दिया, तो मोहम्मद अली पाशा बागी हो गया खुद, वो उसने फटा कर दिया सल्तनत उस्मानिया से। वो फटा वटा करके वो आगे लड़ने जा रहा था उस्मानी सल्तनत के साथ में, मुआहदा वायदा उन्होंने कहा भाई उधर ही रहो, तो फिर मुआहदा वायदा करके उसको उधर ही रख दिया। अच्छा उसको अरबी नहीं आती थी, वो अल्बानिया का था मोहम्मद अली पाशा, बड़ी इंटरेस्टिंग है उसकी बैकग्राउंड। अल्बानिया का था, या तुर्की बोलता था या बोलता था वो ग्रीक लैंग्वेज, लेकिन वो मिस्र का गवर्नर बन गया था। तो जब ये यहाँ से सल्तनत बढ़ना शुरू हुई, सऊदी सल्तनत, पहली सऊदी सल्तनत, तो वहाँ से उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की तरफ से उन्होंने मोहम्मद अली पाशा से कहा, हालांकि मोहम्मद अली पाशा के साथ पे समझौता हो चुका था ना, लेकिन उनका बागी था, लेकिन समझौता हो गया वो था। उन्होंने कहा मोहम्मद अली पाशा से कि इस सल्तनत को ख़त्म करें। तो मोहम्मद अली पाशा जो है वो उसने अपने बेटे जो अनवर पाशा था उसको कहा कि जाओ फ़ौज लेके जाओ और ये सल्तनत ख़त्म करो। तो ये पहली सऊदी सल्तनत को ख़त्म करने के लिए वो मोहम्मद अली पाशा वहाँ से मिस्र से अपनी फ़ौजें लेकर आए, और बड़ा रुथलेस बेरहम अंदाज में, मैं उसकी डिटेल्स यहाँ बयान नहीं करना चाह रहा, बेरहम अंदाज में जो है वो ये पहली सऊदी सल्तनत का ख़ात्मा हुआ। यानी सर कलम हुए, गिरफ्तारियाँ हुई, सब कुछ हुआ सब, और सऊदी सल्तनत जो है वो पहली सऊदी सल्तनत वो ख़त्म कर दी गई। लेकिन एक उनमें उनका जो शहज़ादा था तुर्की, जो तुर्की उनका था शहज़ादा, वो उसने 6 साल लगाए, 6 साल बाद वो दोबारा आ गया, यानी उसने फिर बाउंस बैक किया वो सहराओं में से, फिर दोबारा आके, लेकिन इस बार चूंकि दरैया को तबाह कर दिया था अनवर पाशा ने, तो रियाद शहर जो था उसको दारुल हुकूमत बनाया और दूसरी सऊदी सल्तनत कायम हुई। सही। अच्छा, दूसरी सऊदी सल्तनत जो है ये 1824, यानी 1818 में पहली सऊदी सल्तनत तबाह हुई थी, 6 साल बाद 1824 में ही दूसरी सल्तनत बना दी, फौरन ही बन गई, और फिर वो 1891 तक रही, लेकिन वो ज़रा कमज़ोर थी, यानी उसमें आपस में ये, अच्छा फिर कबाइल नहीं मानते थे, यानी वो चूँकि इमाम अब्दुल वहाब दूसरे कबाइल, फिर उनको सपोर्ट थी उस्मानी सल्तनत की, तो वो इतने ज़्यादा, तो राशिद कबीला जो था उसने फिर उनकी जो लड़ाई हुई, दूसरी सल्तनत भी ख़त्म हो गई, दूसरी सल्तनत भी ख़त्म हो गई, और वो कोई 1891 में ख़त्म हुई, 1891। अब हम बढ़ रहे हैं पहली जंग अजीम की तरफ। सही। अब थोड़ा अर्सा रह गया है सल्तनत उस्मानिया और ये सारा। तो ये जब दूसरी सल्तनत ख़त्म हुई तो उस तरह से कत्लेआम नहीं हुआ, बल्कि ये पूरा जो सऊद ख़ानदान था ये कुवैत आ गया। अच्छा, कुवैत और ये खलीजी रियासतें उस वक्त इस तरह से मौजूद नहीं थी, ये साहिली पट्टी थी पूरी। ये जो एक इलाका है वहाँ पे कतर का कबीला है, एक इलाका जो है वहाँ पे सबाह कबीला है, तो सबाह कबीला जो था उसके साथ फिर जो कुवैत का की सबाह फैमिली, वहाँ पर सऊद फैमिली आके रुकी, और ये यूएई के मुख्तलिफ ये सारी साहिली पट्टी थी, और यहाँ ये ज़्यादातर बरतानिया के ज़ेर असर थे। ये आप समझ लेना इस तरह से कि ये जब जाते थे
हिंदुस्तान, तो रास्ते में ये जो पूरा यूरोप से ये पूरी साहिली पट्टी रुकते रुकते यहाँ पे जाते थे। कई इलाकों में तो कई साल बाद तक, यानी बरसगीर पाको हिंद की जो आज़ादी है उसके बाद कई साल तक रुपया ही चलता रहा, रुपया ही चलता रहा करेंसी के तौर पे, ठीक है। उनकी अपनी करेंसियाँ बहुत बाद में आई। एनीवे, फिर उसके बाद ये हुआ कि जब दूसरी सल्तनत भी ख़त्म हो गई, अभी उस्मानी दौर है, दूसरी सल्तनत भी ख़त्म हो गई, तो एक वो कुवैत में चले गए, तो यंग नौजवान भी एग्जाइल में चला गया। वो उसने दोबारा फिर तीसरी सल्तनत के लिए कम्बैट किया 1902 में, और तीसरी सल्तनत के लिए कम्बैट किया, लेकिन यानी दोबारा फिर, अब कोई फॉरेन पावर साथ नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फॉरेन पावर जो है, कॉलोनियल पावर, वो अपना डिजाइन बना के कुछ और बैठी हुई थी, वो उनका अपना नक्शा था। ये फिर सऊदी अरेबिया ने दोबारा जो थे ये, और ये वो थे जो इब्न सऊद थे, जिन्होंने 1902 में फिर नजद, हिजाज और फिर तेजी के साथ ये, और फिर 1925 तक पूरा, और फिर 1932 में इन्होंने ऐलान कर दिया सऊदी अरेबिया आज़ाद हो गया, आज़ाद मुल्क का ऐलान कर दिया। लेकिन वो जो प्लान था, प्लान कुछ और था कॉलोनियल पावर्स का। कॉलोनियल पावर्स कौन थी? फ्रांस और बरतानिया। बरतानिया और फ्रांस के दौरान वो बैठे थे स्काई पिकॉट बना के, और वो पूरा इस नए मशरक़ वस्ता का नक्शा बना के बैठे हुए थे, और उन्होंने दरमियान में सल्तनत उस्मानिया के मुकाबले पे उन्होंने शरीफ मक्का को खड़ा किया। हम पहले भी हुसैन अली का जिक्र कर चुके हैं कि उनको खड़ा किया शरीफ मक्का को। शरीफ मक्का एक टाइटल था ज़ाहिर है, और हाशमी ख़ानदान, और काफ़ी सदियों से वो यहाँ पे मौजूद थे जो हिजाज़ के इलाके में, तो उनको खड़ा किया। और अच्छा, उनको अपॉइंट उस्मानी सल्तनत ने ही किया था, लेकिन उनको जो यहाँ से मैकमोन गए थे ना, ये जो मैकमोन लाइन वाले यहाँ से इंडिया से गए थे ना, तो ये इजिप्ट चले गए थे, तो इजिप्ट से इन्होंने फिर रब्ता किया उनके साथ, और यहाँ वो आता है करैक्टर लॉरेंस ऑफ अरेबिया, ठीक है। तो शरीफ मक्का से इन्होंने वादा किया कि ऐसा है कि जैसे खिलाफत उस्मानिया ख़त्म होगी तो हम आपको खलीफा बना देंगे तमाम आलम इस्लाम का और अरब दुनिया का। लेकिन दरमियान में ये हुआ कि वो पूरा जो प्लान था उसको तलपट कर दिया ये सऊद फैमिली ने आके, और शरीफ मक्का जो है वो यहाँ के खलीफा उन्होंने क्या बनना था। शरीफ मक्का ने उनके हाथ से ये इलाका भी गया, वो यहाँ से, और वो चले गए जॉर्डन, और जॉर्डन में फिर उनके एक बेटे को इराक मिल गया कुछ अरसे के लिए, वो फिर ख़त्म हो गई बादशाहत वहाँ की। ख़ुद वो एग्ज़ाइल में गए साइप्रस, और फिर उसके बाद साइप्रस से वापस ओमान आए और फिर इंतकाल कर गए वहाँ पे। तो जॉर्डन में उनकी फैमिली, हाशमी फैमिली, अभी तक मौजूद है। लेकिन उनको भी धोखा दे दिया बरतानिया ने। बरतानिया इसी दौरान, शरीफ मक्का को ये नहीं पता था कि कहीं पर बेल्फोर एग्रीमेंट भी साइन हुआ यहूदियों के साथ। यानी एक ही वक्त में बरतानिया जो है उसने बेल्फोर भी साइन किया हुआ था, और ये स्काई पिकॉट का भी नहीं पता था उनको, जो फ्रेंच के साथ साइन किया हुआ है। वो उनका ख्याल था, ये सारा शरीफ मक्का का ख्याल ये था कि मैं उस्मानी उसके खिलाफ लड़ूंगा तो सारा मुझे इलाका में। यहूदियों के साथ क्या साइन किया हुआ है वो भी नहीं पता था कि यहाँ पे कोई इसराइल बनना है। ये भी नहीं पता था कि ये जो है ये फ्रांस को कुछ इलाके मिल जाएंगे, कुछ इधर मिल जाएंगे, कुछ इधर मिल जाएंगे, ये भी नहीं। और आखिर बरतानिया ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि जब सऊद फैमिली आ गई है तो सऊदियों से उन्होंने मामला तय कर लिया। अब ये शरीफ मक्का फंस गए दरमियान में। तो अजीब एक स्टोरी है उसमें जाने। तो सऊदी अरेबिया जो है उसकी जो हिस्ट्री है सऊदी अरेबिया की, वो बड़ी, आप समझ लें कि उसमें एक स्ट्रगल भी आपको नजर आती है। अरब स्ट्रगल अगर हुई है ना, प्रॉपर अरब स्ट्रगल विदाउट एनी फॉरेन सपोर्ट, बल्कि जिस अरब स्ट्रगल ने तमाम, आप समझेंगे जो फॉरेन प्लान था, ये 21st स्लाइड में कोट कर रहा हूँ अरब न्यूज, द इनसाइड स्टोरी ऑफ सऊदी अरेबिया फाउंडिंग डे सेलिब्रेटिंग द ईयर इट ऑल बिगेन। ये हिस्ट्री अगर सऊदी अरेबिया की किसी ने पुरानी देखनी हो तो ये 2022 का बड़ा खूबसूरत एक आर्टिकल है। तीनों स्टेट्स कैसे बनी, कैसे पूरा इसमें इस आर्टिकल के अंदर जो है वो अरब न्यूज़ को पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पहली स्टेट कब थी, दूसरी कब थी, तीसरी कब थी। पॉइंट क्या है जी?
अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ, लेकिन सऊदी अरेबिया ने, तो सऊदी अरेबिया इंडिपेंडेंस हुई इसकी, सऊदी अरेबिया के सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि यहाँ से बरतानिया को फारिग करो। तो बरतानिया की जो शेल कंपनी, ऑयल आ गया ना, नया नया ऑयल निकल रहा है, तो वो सारा ऑयल का ही तो था ना कि शिप्स हैं, तो शिप्स आ गए, तो जिसके पास शिप्स होंगे तो उसका ऑयल होगा, तो फिर ऑयल होगा, तो मतलब 6 जहाज़ जो हैं वो फ्रांस वाले बना रहे हैं, तो 8 जहाज़ बरतानिया बना रहा है, तो 9 जहाज़ जर्मन बना रहे हैं, तो मतलब बहरी जहाज़ों का एक खेल चल रहा था ना। और ऑयल मतलब आर्मी, ये नेवी किसके पास होती है, नेवल पावर्स हैं। तो इसमें जो उन्होंने सबसे पहले कहा कि शेल को फारिग कर दिया। उन्होंने कहा शेल, यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने कहा शेल फारिग हो जाए। और हालांकि शेल जो है बेसिकली उसमें डच हिस्से, यानी जो डच हैं उनका, यानी डच कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी या रॉयल डच कंपनी, जो भी उसको नाम दें, तो उसके शेयर ज़्यादा थे, वो 51% थे शायद, इनके 49% थे। इन्होंने कहा इसको बाहर करें, और वो अब वैक्यूम पैदा हो गया कि भाई किसके साथ करना है फिर एग्रीमेंट। तो वो कैलिफोर्निया का स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी थी, उसको बुलाया इन्होंने, और उसको बुला के एग्रीमेंट किया सऊदी अरेबिया ने। वहां से आरामको बनी, यानी अमेरिका की ये जो एंट्री हो रही है कैलिफोर्निया की स्टैंडर्ड ऑयल की, ये एंट्री इस तरह से हो रही है कि बरतानिया को इन्होंने आउट कर दिया। इन्होंने कहा तुम तो निकलो, तो साजिश कर रहे थे हमारे खिलाफ, तुमने शरीफ मक्का के साथ किया, तुमने सबके साथ साजिश की हमारे खिलाफ, तो बरतानिया को आउट कर दिया। ये देखिए सऊदी अरेबिया प्रॉपर अगर कोई, फिर बरतानिया कमजोर होता गया, मुल्क आज़ाद होते गए, बनते गए सारे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया ऐसा मुल्क है जिसकी एक रेजिस्टेंस की हिस्ट्री है। सऊदी अरेबिया जो मौजूदा सऊदी स्टेट भी है, वो लड़के बनी है, लड़के उन्होंने आज़ादी हासिल की है, ठीक है। तो वो जो है वो जाहिर है कि, और फिर वो एक बड़ी प्राउड हिस्ट्री है, अरब हिस्ट्री यहाँ पे। वो इस पूरे दौर में, पूरे अरसे में आप देखें ना, खड़े हो रहे हैं, फिर कम बैट कर रहे हैं, फिर कम बैट। अच्छा, ये इन्होंने सब बरतानिया को आउट करो, साजिश की है। ये बिल्कुल वही हुआ जो वहाँ पे जो मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता उलटना था ना CIA ने, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये नहीं, वो बरतानिया के साथ था ना, बरतानिया का उन्होंने बंद कर दिया था, एंग्लो पर्शियन जो ऑयल था, तो उन्होंने कहा कि ये बरतानिया का सफारतखाना बंद करो। मोहम्मद मुसद्दिक ने कहा कि बरतानिया का सफारतखाना बंद करो, मेरे खिलाफ बगावत यहाँ से होगी। तो बरतानिया के लोग गए CIA के पास, अमेरिकन के पास, वो सर हमारा तो वहाँ पे जहाँ से हमने कू करवानी थी ईरान में, वो तो हमारा दफ्तर ही बंद हो गया है, तो क्या करें। तो CIA की आप बराए करम हमारी मदद करें, तो हम वहाँ पे कुछ गड़बड़ शुरू करें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम पीछे तो हम करते हैं ना, हम हैं ना। तो बरतानिया ने तख्ता उल्टा मोहम्मद मुसद्दिक का, और उसके बाद अमेरिका खुद आ गया बरतानिया को ईरान से भी आउट कर दिया। तो आखिर में जो मामला तय हो रहे हैं ना, उसमें बरतानिया है ही नहीं कहीं, उसमें आपको अमेरिका नजर आएगा। एंटर अमेरिका हो गया ना, शाह आ गए ना। तो शाह का क्या ताल्लुक, अब भाई मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता उल्टा तो शाह को तो बिठाया था लाके बरतानिया ने, अमेरिका ने तो नहीं बिठाया था ना, बरतानिया ने बिठाया था इनके वालिद गिरामी को जला वतन करके इनको। लेकिन जब इनका तख्ता उलट दिया मोहम्मद मुसद्दिक का CIA ने, तो उन्होंने कहा भाई तख्ता तो हमने उल्टा है ना, तो आप कहाँ से आ गए बीच में, आप हटे साइड पे। तो शाह फिर अमेरिका के हो गए। इसी तरह सऊदी अरेबिया ने ये कहा कि भाई ये बरतानिया जो है, इसने जो कि हमारी गड़बड़ घोटाला की है, तो इसको तो यहाँ से बाहर करो। तो आराम को आ गया। अच्छा, अब इसमें लेकिन जो नुक्ता है वो ये है कि वो पूरा जो प्लान था ना, कॉलोनियल प्लान, वो बर्बाद हो गया, क्योंकि उसके अंदर वो नक्शे कुछ और था। इसका पीकोत, तभी मैं कह रहा हूँ ना कि इसराइल, मुझे ये नहीं पता कि ये 2 स्टेट जो है, ये प्रोजेक्ट था ना इनका बीच में, ये तो बैठ के, ये तो ऐसे आपको पता है नक्शे मिडिल ईस्ट के, ऐसे मलका खाना खा रही हैं, तो उनके आके रुमाल दिया उन्होंने कहा जी ये खाना खाते हुए, मलका ने पूछा क्या है भाई, उन्होंने कहा ये नक्शा है जी मशरिक वस्ता, क्या करें, अच्छा यहाँ से ऐसे कर दो बस, चलो। ये इस तरह करके नक्शे बनते थे। तो इशू ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट इसराइल डंप होगा। अगर प्रोजेक्ट इसराइल डंप हो गया 2 रियासती हल की वजह से, तो फिर हजारों साल तक के लिए फिर ये भटकते रहेंगे कहीं बनी इसराइल। ये इनके लिए इस वक्त जो है ना, ये आए हैं वो दूसरा टेंपल गिरने के बाद यहाँ पे।
इनके लिए ये अब वो कहते हैं ना कि वो तारीख के फिर कौन कब आएगी वो तारीख और कब इनको फ़लस्तीनी जगह दे। तो अब ये एक ऐसी जगह आ गई है जहां पर वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है गजा का। ये गजा नहीं है, ये 2 स्टेट सोल्यूशन है। 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब है यरूशलेम उसका कैपिटल होगा। बाकी तो आप भाई गजा आप तल अवीव में बैठे रहें, तल अवीव असल तो यरूशलेम है। यरूशलेम अगर उसका दारुल हुकूमत है फ़लस्तीनी रियासत का, तो बैठे रहे तल अवीव में, बैठे रहे तल अवीव में, शर्म शेख में जाके मछलियां पकड़ें। असल तो यरूशलेम का है, बैतुल मक़दस, उस तरफ जा रहा है मामला। और उसमें सऊदी अरेबिया कलीदी किरदार इसीलिए अदा करेगा कि मैंने आपको बताया कि पूरी हिस्ट्री सऊदी अरेबिया की है और सऊदी अरेबिया यहाँ पर अरब ये और जाहिर है कि ईरान इस वक्त फातेह बन के उभरा है और ईरान को कुछ अरसा लगेगा अभी दोबारा अपना जो भी उनके सिलसिले हैं उसमें। आज तो बड़ा जश्न भी मनाया जा रहा है अभी तक वहाँ पे। और आयतुल्लाह खामेनेई, सुबह से इतलात फैली हुई थी कि आयतुल्लाह खामेनेई पता नहीं उनको क्या, वो आए, उन्होंने फतह का ऐलान किया और वो पैती हेग्ज़े ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तुलसी गैबर्ट पे सारा उन्होंने मलबा डाल दिया है। उसको जो इंटरनल मीटिंग्स हो रही हैं उसको उनको शक है कि ये इस ब्रीफिंग्स का हिस्सा है, ये जो लीक हुई है ब्रीफिंग। ये अच्छा, मैं आखिरी बात ख़त्म इस पे करूं, ये जो कल लीक हुई है ना रिपोर्ट, ये डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है, ये ज़राए नहीं है, ये रिपोर्ट है जो लीक हुई है। यानी जो सेक्रेटरी डिफेंस आज पैती हेग्ज़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे चेयरमैन जॉइंट के साथ खड़े होके जनरल केन के साथ, तो वो उनके डिपार्टमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट है जो हर सुबह प्रेसिडेंट को डेली इंटेलिजेंस ब्रीफिंग का हिस्सा होती है, वो लीक हुई है अखबारों को, मीडिया को। तो इसका मतलब है कि अंदर से उसकी FBI करेगी तहकीकात। ये डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ये CIA से कम नहीं है, ये वो है जिसके ऊपर दारोमदार होता है फोर्सेस का। यानी जब अटैक आप किसी जगह कर रहे हैं, आप किसी जगह F-35 हैं, आपके ड्रोन्स हैं, आपके मतलब जो कॉम्बैट फोर्सेस हैं, वो पूरा अगर किसी इंटेलिजेंस के ऊपर वो अपना दारोमदार होता है उनका, तो वो डिफेंस पेंटागन की इंटेलिजेंस पे होता है ना। CIA का भी इनपुट आ रहा होगा, लेकिन इस पे ज्यादा उनका होता है ना, उनकी अपनी इंटेलिजेंस है। वो जो लिखी हुई रिपोर्ट है उसका हिस्सा लीक हुआ है। ये कोई जराए नहीं है कि पेंटागन के जराए ने बताया कि ऐसे होगा, तो उसके बाखबर जरिए ने बताया, तो सरकारी जरिए। अब उनकी रिपोर्ट लीक हो गई है, FBI क्या करेगी? देखिए ना, तो ये मसला ये है कि ये वो बहरहाल वजाहतें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ईरान के हमने तबाह कर दिया सारा कुछ। ईरान कह रहा है हमने नहीं, हमारा तो बिल्कुल ठीक है और काम शुरू हो जाएगा। ये मामला टू बी कंटिन्यूड आगे चलता रहेगा। इस दौरान जो है लेकिन मोदी, ज़ेलेंस्की और नेतन्याहू, इनकी किस्मत में फ़िलहाल ज़लील होना है। और मुझे इसमें जो सबसे ज़्यादा हैरत है वो है नरेंद्र मोदी पे कि वो भारत को कहाँ ले गए हैं। मतलब कहाँ ले गए भारत को, कहाँ खड़ा कर दिया ले जाके? चाइना भी नहीं, रीजन भी नहीं, अमेरिका भी नहीं, टैरिफ भी नहीं, मतलब क्या, तो पड़ोसी भी नहीं। तो वो मेरे ख्याल से भारत के अवाम फैसला करेंगे। ये देखना है कि प्रोजेक्ट इसराइल ख़त्म हुआ है, क्योंकि प्रोजेक्ट इसराइल की कुछ है नहीं अगर उसमें बैतुल मक़दस नहीं है तो, और यरूशलेम नहीं है उनके लिए, उनकी दीवार वो थर्ड टेम्पल नहीं है तो ये प्रोजेक्ट डंप हो गया है। तो ये प्रोजेक्ट डंप हुआ है तो ये अभी देखना है, ठीक है ना, कमिंग डेज में। क्योंकि गजा का सीज़फायर 2 रियासती हल, स्टीव विटकॉफ का जो कमिटमेंट है वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप ऐलान करेंगे कि 2 स्टेट सोल्यूशन, परमानेंट सीज़फायर। और अरब इस वक्त वो तैयार बैठे हैं, पूरे अरब स्ट्रीट जो है ना, पूरी अरब जो मैं बात की ना, ये अरब स्ट्रीट और ये तगड़े तैयार बैठे हैं। सारे मुसलमान भी तैयार बैठे हैं, अरब भी तैयार बैठे हैं, दुनिया तैयार बैठी है। और दुनिया फैसला कहाँ से कर रही है? न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क का जो मेयर है अगला, वो कह रहा है मैं नेतन्याहू को भी गिरफ्तार कर लूंगा अगर ये न्यूयॉर्क में उतरा, और साथ ही उसके नरेंद्र मोदी को पकड़ो। दोनों कत्लेआम में मुलविस हैं और भारत से उसका ताल्लुक है। जबरदस्त नौजवान है, 33 साल। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।